नमस्कार साथियों, मैं साविर सिंह एक बार पुनः एनवीरा एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। साथ ही आपको और आपके सब परिवार को एनवीरा प्लेटफॉर्म की तरफ से नवरात्रा की हार्दिक शुभकामनाएं। आपको माता रानी आपकी हर एक की इच्छा पूर्ति करे, जल्द ही आपको सक्सेस दे। साथियों, हम भारतीय इतिहास की उत्कृष्ट कड़ी के अंदर मुगल साम्राज्य पढ़ रहे थे। मुगल साम्राज्य के तहत हम प्रमुख शासकों की ऐतिहासिक जानकारी ले रहे थे और प्रमुख शासकों की ऐतिहासिक जानकारी के अंदर हमने बाबर के बारे में ऐतिहासिक जानकारी पढ़ ली, हुमायूं के बारे में ऐतिहासिक जानकारी पढ़ ली, साथ ही अकबर के बारे में ऐतिहासिक जानकारी ले ली और उसके साथ में जहांगीर की विस्तृत तौर पर ऐतिहासिक जानकारी हमने ऑलरेडी पढ़ ली है। आज हम पढ़ने वाले हैं खुर्रम के बारे में। खुर्रम उर्फ शाहजहां के बारे में पढ़ने वाले हैं। शाहजहां के राज्य अभिषेक, इनकी उपाधियां, इनकी पत्नी और इनके द्वारा जो स्थापत्य के क्षेत्र में किए गए जो निर्माण है, इनके बारे में जो उत्कृष्ट जानकारी है उसके बारे में हम ऐतिहासिक जानकारी ग्रहण करेंगे। तो शुरू करने जा रहे हैं खुर्रम यानी शाहजहां के बारे में। शाहजहां के बारे में पढ़ना शुरू कर लेते हैं। तो शाहजहां जो हैं, इनका वास्तविक नाम खुर्रम बताया जाता है और जहांगीर के द्वारा इन्हें दक्षिण भारत के अभियान अर्थात अहमदनगर के अभियान पर जब इनको भेजा गया था तो वहां पर जो इनको जीत नसीब हुई है, इसके उपलक्ष्य में इन्हें शाहजहां की क्या दी गई है साथियों, उपाधि से नवाजा गया है। मुगल साम्राज्य के अंदर शाहजहां का जो शासन काल है, यह स्थापत्य, किसके लिए, स्थापत्य का स्वर्णिम युग माना जाता है। स्वर्णिम युग माना जाता है, स्वर्णिम काल के नाम से भी इसे जाना जाता है। स्थापत्य के क्षेत्र में खुर्रम का जो शासन काल है साथियों, ये स्वर्णिम युग के नाम से या स्वर्णिम काल के नाम से इसे जाना जाता है। बहुत सारे उत्कृष्ट निर्माण कार्य करवाए गए थे शाहजहां के द्वारा फारसी स्थापत्य शैली के अंदर और बहुत सारे जो निर्माण कार्य करवाए गए, इसके अंदर हिंदू स्थापत्य की छाप स्पष्ट रूप से हमें देखने को मिलती है। तो बात कर लेते हैं शाहजहां के जन्म के बारे में। शाहजहां का जो जन्म है ये कहाँ हुआ था, इनकी माता का क्या नाम देखने को मिलता है, इनकी उपाधि के बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो शाहजहां का जो जन्म बताया जाता है, यह जन्म बताया जाता है साथियों 5 जनवरी 1592 ईस्वी को। 5 जनवरी 1592 ईस्वी को शाहजहां जो हैं, इनका जन्म बताया जाता है आपके लाहौर के अंदर। कहाँ बताया जाता है, शाहजहां का जो जन्म है साथियों, यह लाहौर के अंदर इनका जन्म बताया जाता है। चूंकि अब हम बात कर लेते हैं शाहजहां की माता के बारे में। तो शाहजहां की जो माता बताई जाती है, इनका मन्नूबाई भी नाम बताया जाता है और इन्हें जगत गोसाई के नाम से जाना जाता है। इन्हें जगत गोसाई के नाम से भी जाना जाता है और इन्हें जोधाबाई के नाम से भी जाना जाता है। अब जोधाबाई जो बताई जाती हैं, यह मोटा राजा उदय सिंह की पुत्री बताई जाती है। किसकी, मोटा राजा उदय सिंह। मोटा राजा उदय सिंह जो मारवाड़ का शासक बताया जाता है, जहांगीर के द्वारा इसे मोटा राजा की उपाधि दी गई है। मोटा राजा उदय सिंह की पुत्री बताई जाती है कौन, जगत गोसाई। और जगत गोसाई की कोख से शहजादा खुर्रम का जन्म हमें देखने को मिलता है। साथियों, शहजादा खुर्रम की मां के बारे में हमने जानकारी ले ली, लेकिन एक बात और स्पष्ट रूप से सामने आती है कि जगत गोसाई ने इनको जन्म दिया, लेकिन इसका पालन पोषण अर्थात खुर्रम जो है, इनका पालन पोषण जो किया गया है, पालन पोषण करने वाली बताई जाती है रुकैया बेगम। क्या नाम बताया जाता है, रुकैया बेगम ने इनका पालन पोषण किया था। अब रुकैया बेगम जो है, यह अकबर की प्रथम पत्नी या बेगम के रूप में हमें देखने को मिलती है, जो हिंदाल की पुत्री बताई जाती हैं। तो खुर्रम का लालन पालन किसके द्वारा किया गया था, रुकैया बेगम के द्वारा किया गया था। आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं शाहजहां के बारे में जो हम पढ़ रहे हैं। इनका राज्य अभिषेक कब हुआ था और राज्य अभिषेक के अवसर पर इन्होंने जो उपाधि अंगीकार की है, इसके बारे में भी डिटेल हम पढ़ लेते हैं। तो राज्य अभिषेक जो देखने को मिलता है खुर्रम का, यह बताया जाता है 24 फरवरी 1628 ईस्वी। 24 फरवरी 1628 ईस्वी इनका राज्य अभिषेक
आगरा के अंदर पूर्ण नियोजित रूप से इनका आयोजित ये राज्य अभिषेक किया गया था। अब उत्तराधिकारी संघर्ष के अंदर बहुत सारे संघर्ष झेलने पड़े, बहुत सारे क्रिटिकल दौर से भी शाहजहां जो हैं ये गुजर कर आगे आए। अब राज्य अभिषेक के अवसर पर इन्होंने जो उपाधि अंगीकार की है, यह मुगल बादशाहों में सबसे लंबी चौड़ी उपाधि के तौर पर देखने को मिलती। उपाधि जो बताई जाती हैं इनकी अबुल मुजफ्फर मोहम्मद शहाबुद्दीन, अबुल मुजफ्फर मोहम्मद शहाबुद्दीन, अबुल मुजफ्फर मोहम्मद शहाबुद्दीन, किरान ए सानी, किरान ए सानी, किरान ए सानी आला हजरत, किरान ए सानी आला हजरत। देखो वापस बता देता हूं, अबुल मुजफ्फर मोहम्मद शहाबुद्दीन, किरान ए सानी आला हजरत मोहम्मद शाहजहां, मोहम्मद शाहजहां, मोहम्मद शाहजहां नाम करके इन्होंने उपाधि अंगीकार की। कई सारे इतिहासकार शाहजहां के पीछे गाजी भी जोड़ते हैं, लेकिन गाजी का अर्थ होता है हिंदुओं का दमन करने वाला, हिंदुओं का विरोधी या फिर काफिरों का विरोधी बताया जाता है। तो इनके राज्य अभिषेक के बारे में हमने डिटेल पढ़ ली है। बात कर लेते हैं शाहजहां की पत्नी के बारे में। तो शाहजहां की पत्नी का जो जिक्र हमें देखने को मिलता है साथियों, पत्नी बताई जाती है अर्जुमंद बानो बेगम। अंजुमन बानो जो बेगम हैं इनकी पत्नी बताई जाती हैं। अंजुमन बानो बेगम जो बताई जाती है इनकी पत्नी, यह किसकी पुत्री बताई जाती हैं? तो पुत्री बताई जाती है आसफ खां की। आसफ खां जो है यह नूरजहां का भाई बताया जाता है। आसफ खां की पुत्री बताई जाती है अंजुमन बानो बेगम। अब अंजुमन बानो बेगम जो है, अगर बात करें साथियों इनकी उपाधि की, तो उपाधि के तौर पर अंजुमन बानो बेगम की जो उपाधि हमें देखने को मिलती है साथियों, इनकी उपाधि मल्लिका ए जमानी के नाम से जाना जाता है। मल्लिका ए जमानी इनकी उपाधि के तौर पर देखने को मिलती है मल्लिका ए जमानी उर्फ शाहजहां के द्वारा अंजुमन बानो बेगम को अन्य मुमताज के नाम से भी बुलाया जाता था। मुमताज का मतलब होता है मेरा ताज। अब अंजुमन बानो बेगम जो देखने को मिलती है इनकी पत्नी के 14 संतानें हुई। कितनी संतानें? 14 संतानें हुई। भारतीय इतिहासकार इनका बड़े रोचक तरीके से इनका वर्णन करते हैं। 14 जो संतानें हुई इनमें 7 संतानें जीवित बची। कितनी संतानें? 7 संतानें जो देखने को मिलती हैं इनकी, वह जीवित बची बताई जाती हैं। बात कर लेते हैं अंजुमन बानो बेगम के पुत्रों के बारे में कि कितने पुत्र जीवित बचे थे और कितनी इनकी पुत्रियां जीवित बताई जाती हैं। तो पुत्रों के अंदर सर्वप्रथम नाम देखने को मिलता है दारा शिकोह। क्या नाम देखने को मिलता है? दारा शिकोह। दारा शिकोह की बहुत ही ऐतिहासिक जानकारी पढ़ने को मिलती है। 2 प्रसिद्ध ऐतिहासिक युद्धों के बारे में भी हमें जानकारी पढ़ने को मिलती है, जैसे दोराई, एक युद्ध का नाम दोराई का नाम युद्ध बताया जाता है, दूसरा धर्मत का युद्ध बताया जाता है। यह दोनों युद्ध जो हैं ये मुगल राजगद्दी को पाने के लिए, उत्तराधिकारी के लिए संघर्षशील 2 युद्ध बताए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं साथियों, पहला दारा शिकोह हो गया। दूसरा जो इनका पुत्र बताया जाता है इसे औरंगजेब के नाम से जाना जाता, कट्टर मुसलमान शासक बताया जाता है औरंगजेब। तीसरा जो पुत्र बताया जाता है, नाम बताया जाता है शाह शुजा। और चौथा और अंतिम जो पुत्र बताया जाता है दारा शिकोह, औरंगजेब, शाह शुजा, और चौथा जो पुत्र बताया जाता है उसका नाम बताया जाता है मुराद बख्श। क्या नाम बताया जाता है? मुराद बख्श इनका चौथा पुत्र बताया जाता। बात अगर करें साथियों इनकी पुत्रियों की, तो पुत्रियों के अंदर सर्वप्रथम नाम आता है जहां आरा। जहां आरा। जहां आरा के बाद में दूसरी पुत्री का जिक्र हमें पढ़ने को मिलता है रोशन आरा,
और तीसरी पुत्री जो देखने को मिलती है इसे गोहन आरा के नाम से जाना जाता है। गोहन आरा के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। अब 7 संतानें जीवित बची हैं साथियों, लेकिन 14वीं संतान, कौन सी संतान? 14वीं संतान जो बताई जाती है संतान के जन्म के वक्त, 14वीं संतान के जन्म के वक्त प्रसव पीड़ा, किस पीड़ा से? प्रसव पीड़ा के कारण, 14वीं संतान के जन्म के वक्त प्रसव पीड़ा के कारण जो 1631 ईस्वी के अंदर, सन 1631 ईस्वी में मुमताज़ की मृत्यु, किसकी मृत्यु हो जाती है? मुमताज़ की मृत्यु हो जाती है साथियों। मुमताज़ की जब मृत्यु हो जाती है उस समय खुर्रम जो है इसे बहुत बड़ा आघात पहुंचता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रेम करता है अपनी प्रेसी प्रियतम अंजुमन बानो बेगम को, और अंजुमन बानो बेगम जो हैं इसे अचानक छोड़कर चली जाती हैं। तो जो खुर्रम बताया जाता है ये अपने आप को बंद कमरे में कैद कर देता, किसी से मिलना जुलना हमेशा के लिए ये बंद कर देता है, और बेटे बेटे इनके दिल के अंदर अपनी प्रेसी के लिए बहुत ही एक उत्तम बढ़िया तरीके का मकबरा बनाने का इनकी याद के अंदर दिलो दिमाग में आता है, जिसे ताजमहल के नाम से जाना जाता है। साथ ही बता देता हूँ साथियों कि मुमताज़ की मृत्यु के पहले शाहजहां जो बताया जाता है वो आध्यात्मिक बताया जाता है, धार्मिक बताया जाता है, हिंदुओं का साथ देने वाला, हिंदुओं को न्याय देने वाला बताया जाता है। लेकिन 1631 ईस्वी के अंदर शाहजहां जो बताया जाता है ये हिंदुओं के ऊपर इनकी क्रूरता स्पष्ट रूप से देखने को मिलती है। 5 से 6 इन्होंने ऐसे रूल्स बनाए थे मुगल साम्राज्य के अंदर जो हिंदुओं के ऑपोजिट बताया जाते हैं, हिंदुओं के लिए बिल्कुल नकार दिया गया है। मुगल साम्राज्य के अंदर, मुगल शासन के अंदर हिंदुओं को बिल्कुल खारिज स्थिति बता दी जाती है। 14वीं संतान के समय प्रसव पीड़ा के कारण मुमताज़ की क्या हो जाती है साथियों? मृत्यु हो जाती है। जो 14 संतानें हैं इनमें से 7 संतानें जो हैं इनकी डिटेल मैंने आपके सामने रख दी हैं। 7 संतानों के अंदर अगर बात करें साथियों दारा शिकोह की, दारा शिकोह की ऐतिहासिक जानकारी भी आपको पढ़ने को मिलती है। वैसे स्पष्ट रूप से औरंगजेब जो हैं वो अपना अगला शासक, बड़े पैमाने पर इनकी ऐतिहासिक जानकारी पढ़ेंगे। लेकिन अगर बात करें दारा शिकोह की, किसकी? दारा शिकोह। अब दारा शिकोह की बात करें साथियों तो आपसे पूछा जा सकता है कि दारा शिकोह का जन्म कब हुआ था? तो दारा शिकोह का जन्म 1615 ईस्वी के अंदर दारा शिकोह का हमें जन्म देखने को मिलता है। बहुत ही उत्कृष्ट एक विद्वान, बहुत ही समझदार व्यक्ति बताया जाता है दारा शिकोह। अब दारा शिकोह जो हैं इनके शासन काल के अंदर दारा शिकोह की बारात का एक चित्रण भी बड़े पैमाने पर बहुत ही प्रसिद्ध हुआ था मुगल कालीन शासन में। तो जन्म बता दिया है मैंने 1615 ईस्वी के अंदर दारा शिकोह का जन्म हमें देखने को मिलता है। यह जो दारा शिकोह बताया जाता है यह मुल्ला शाह का शिष्य बताया जाता है। मुल्ला शाह का शिष्य, मुल्ला शाह का शिष्य के तौर पर देखा जाता है दारा शिकोह को। और मुल्ला शाह जो बताए जाते हैं यह कादरी सिलसिले से संबंधित संत बताए जाते हैं। कादरी संप्रदाय, कादरी संप्रदाय से संबंधित संत बताए जाते हैं। जब हम आईने अकबरी पढ़ते हैं तो आईने अकबरी के अंदर भारत के अंदर मुसलमानों के 14 सिलसिलों का वर्णन पढ़ने को मिलता है, जिसके अंदर सर्वप्रसिद्ध जो सिलसिला हमें देखने को मिलता है साथियों उसे चिश्ती सिलसिले के नाम से जाना जाता है। चिश्ती के बाद में सुहारबंदी है, नक्शबंदी है, कादरी है, मलंग है। ये प्रमुख रूप से मुस्लिम सूफी संतों के सिलसिले यानी संप्रदाय हमें देखने को मिलते हैं। इनमें सबसे सर्वविख्यात जो प्रसिद्ध सिलसिला हुआ था उसे चिश्ती संप्रदाय के नाम से जाना जाता है। अब हम बात करते हैं कि दारा शिकोह जो हैं इन्होंने और कौन कौन सी उपलब्धियां हासिल की थी। तो दारा शिकोह जो हैं इन्होंने 50 उपनिषदों व गीता का फारसी में अनुवाद किया। 50 उपनिषदों
वह गीता का फारसी में अनुवाद, वैसे तो रामायण का भी अनुवाद हमें देखने को मिलता है जो दारा शिकोह के द्वारा करवाया गया। उपनिषद का साथियों अर्थ पूछा जा सकता है। जब हमने एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ी थी तो वैदिक सिविलाइजेशन पढ़ा था, जिसके अंदर हमने उपनिषदों के बारे में पढ़ा था। उपनिषद का अर्थ होता है गुरु के निकट बैठकर ज्ञान प्राप्त करना, उपनिषद कहलाता है। तो 50 उपनिषदों व गीता का फारसी में अनुवाद करने वाला बताया जाता है दारा शिकोह। अब शाहजहां का जो शासन काल देखने को मिलता है, शासनकाल, शाहजहां के शासनकाल में जब दारा शिकोह, शाहजहां के शासनकाल में जब दारा शिकोह बीमार पड़ा, क्या पड़ा साथियों, बीमार पड़ा, तब जो चिकित्सक इनकी चिकित्सा करने के लिए आया है उस चिकित्सक का नाम बताया जाता है बर्नियर। बर्नियर का पूरा नाम बताया जाता है फ्रांसवा बर्नियर, इनका पूरा नाम हमें देखने को मिलता है। बात हम दारा शिकोह की कर रहे थे, तो दारा शिकोह जो है इनकी मृत्यु या फिर इनकी हत्या किसके द्वारा करवा दी जाती है, तो साथियों मृत्यु से संबंधित भी ऐतिहासिक तथ्य हमें देखने को मिलती है कि दारा शिकोह जो बताया जाता है औरंगजेब का भाई बताया जाता है। दारा शिकोह और औरंगजेब के मध्य उत्तराधिकारी संघर्ष देखने को मिलता है, उत्तराधिकारी संघर्ष। इन दोनों भाइयों के मध्य उत्तराधिकारी संघर्ष हमें देखने को मिलता है। और उत्तराधिकारी संघर्ष जो देखने को मिलता है साथियों, इनमें दो प्रसिद्ध युद्धों का भी वर्णन हमें पढ़ने को मिलता है। एक का युद्ध का नाम बताया जाता है दरमत का युद्ध और दूसरे का युद्ध का नाम बताया जाता है दोराई। दोराई अजमेर के पास बताया जाता है। यह दोनों जो युद्ध हुए थे ये उत्तराधिकारी संघर्ष को लेकर हुए थे दारा शिकोह और औरंगजेब के मध्य। अब औरंगजेब और दारा शिकोह के मध्य जो ये युद्ध हुए थे, इन दोनों युद्धों के अंदर दारा शिकोह का साथ देने वाला मारवाड़ का जो शासक बताया जाता है उसे जशवंत सिंह के नाम से जाना जाता है, जो मुगल दरबार में प्रमुख एक मनसब के तौर पर काबिज था। लेकिन जशवंत सिंह जो हैं इन्होंने दारा शिकोह का साथ दिया था और उसके बाद में दारा शिकोह जो हैं यह दोनों युद्धों के अंदर हार जाता है और औरंगजेब के द्वारा इसे पकड़कर 30 अगस्त, समय क्या बताया जा रहा है, 30 अगस्त 1659 ईस्वी, 30 अगस्त दारा शिकोह के बारे में हम बात करें तो 30 अगस्त जो बताया जाता है, 30 अगस्त 1659 ईस्वी में इनकी हत्या करवा दी जाती है। हाथी के पांव के नीचे कुचलवा कर दारा शिकोह की क्या करवा दी जाती है साथियों, हत्या करवा दी जाती है। तो हमने शाहजहां जो हैं इनकी पारिवारिक स्थिति के बारे में ऐतिहासिक आंकलन किया है, जिसके अंदर हमने इनकी 14 संतानें और स्पष्ट रूप से दारा शिकोह की ऐतिहासिक जानकारी हमने प्राप्त की थी। उत्तराधिकारी संघर्ष के बारे में 2 युद्धों का वर्णन भी हमने किया था। हालांकि इन दोनों युद्धों के अंदर जीत औरंगजेब की रही। उत्तराधिकारी युद्ध में औरंगजेब विजय रहा, लेकिन औरंगजेब विजय होने के बाद में जब जशवंत सिंह जो हैं इनके ऊपर क्रोध का, जो औरंगजेब के क्रोध का भाजक बना, जितने भी आउटडोर जितने भी अभियान किए जाते थे सैन्य अभियान, इनमें सर्वप्रथम किसको भेजा जाता था, जशवंत सिंह को भेजा जाता था। और जशवंत सिंह की जब मृत्यु हो जाती है तब औरंगजेब के जो वर्ड्स देखने को मिलते हैं, ऐतिहासिक वर्ड्स शब्द जो देखने को मिलते हैं वह है आज कुफ्र ए दरवाजा शिकस्त, आज कुफ्र का दरवाजा हमेशा के लिए टूट गया है। कुफ्र का अर्थ बताया जाता है साथियों धर्म विरोधी। आगे बढ़ते हैं साथियों, हम अंजुमन बानो बेगम और उनकी 14 संतानों के बारे में हमने डिटेल पढ़ ली। यह भी जानकारी ले ली है कि 14वीं संतान के जन्म के वक्त प्रसव पीड़ा के कारण 1631 ईस्वी में मुमताज़ महल की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। लेकिन मुमताज़ महल की मृत्यु के बाद में शाहजहां के द्वारा अपनी प्रेयसी प्रीतम और प्रेमिका या फिर अपनी बेगम के लिए एक उत्कृष्ट निर्माण कार्य करवाने की मन में आती हैं और इतिहास में सबसे प्रसिद्ध बिल्डिंग सफ़ेद संगमरमर, जो स्टफिक सफ़ेद संगमरमर से बनाई गई है, ताजमहल अपने सामने आता है, जिसका निर्माण कार्य शाहजहां के द्वारा करवाया गया। तो डिटेल हम पढ़ लेते हैं ताजमहल के बारे में। ताजमहल,
ताजमहल के बारे में डिटेल हम पढ़ लेते हैं कि ताजमहल जो है इसका निर्माण कार्य कब से कब तक किया गया, कितने हजार मजदूरों ने इसके अंदर कार्य किया गया था, इसमें पत्थर जो हैं ये कहाँ से लाया गया था, इसका प्रमुख जो वास्तुकार बताया जाता है, शिल्पकार कौन बताया जाता है और किस शैली के अंदर ये निर्माण हुआ था, इसका प्रमुख योजनाकार कौन बताया जाता है और इस बिल्डिंग के अंदर कितना रुपये व्यय हुआ था उस समय मुगल खजाने से, इसके बारे में भी हम डिटेल पढ़ लेते हैं। ताजमहल के बारे में डिटेल हम पढ़ रहे हैं तो निर्माण सबसे पहले देख लेते हैं ताजमहल का। तो ताजमहल का निर्माण कार्य जो देखने को मिलता है साथियों, हमें निर्माण कार्य, ताजमहल का निर्माण कार्य 1631 में शुरू होकर यह 1653 ईस्वी तक चलता है। इतिहासकार बताते हैं 20 वर्षों से अधिक इस बिल्डिंग का, इस इमारत का निर्माण कार्य चलता है और इस बिल्डिंग के निर्माण कार्य के अंदर जो मजदूर लगाए जाते हैं साथियों, मजदूर बताए जाते हैं लगभग 20,000 मजदूर। कितने? 20,000 मजदूर। कई सारे किताबें और जो इतिहासकार हैं वो 22,000 मजदूर बताए जाते हैं जो दिन रात मेहनत करके इस अप्रतिम के सौंदर्य की इमारत का निर्माण कार्य पूरा करते हैं। तो मजदूरों के बारे में हमने पढ़ लिया। हालांकि एक किंवदंती बताई जाती है कि इसके बराबर या इसके समरूप कोई दूसरा ऐसा स्थापत्य के क्षेत्र में बिल्डिंग या फिर महल या फिर यह जो निर्माण कार्य ना करवा ले, इसलिए शाहजहां ने मजदूरों के किसी के हाथ कटवा दिए, किसी की आंखें फुटवा दी। हालांकि ये केवल एक किंवदंती बताई जाती है। तो आगे बात करते हैं कि यह जो बिल्डिंग बना है इसका लागत कितना लगा है उस समय, इसके ऊपर व्यय कितना हुआ है इस निर्माण के अंदर। तो इतिहासकार बताते हैं 9 करोड़ रुपए। कितना रुपया? 9 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे ताजमहल के निर्माण के अंदर। और दूसरा बड़ा जो खर्च किया गया था किसी निर्माण को लेकर वह तख्ते ताउस बताया जाता है जो शाहजहां के शासनकाल के अंदर बना था, जिसके अंदर 1 लाख तोला सोने को उसके निर्माण कार्य के अंदर और बहुमूल्य मोती और हीरों की जो जड़ाई है लगभग 7 वर्षों तक चलती है। उसके अंदर रतन जड़त सिंहासन, जिसे तख्ते ताउस या मयूर सिंहासन के नाम से जाना जाता है, इसकी भी ऐतिहासिक जानकारी हम अलग से पढ़ेंगे। 9 करोड़ रुपये खर्च, उस समय 9 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे। तो इतिहासकार इनके ऊपर व्यंग्य भी प्रस्तुत करते हैं, हास्य पद भी इनके ऊपर कई सारे इतिहासकारों ने लिखे हैं कि शाहजहां के बाद में जितने भी उत्तराधिकारी रहे हैं हमेशा उनके सामने सबसे बड़ी प्रॉब्लम सामने आई है कि खजाना खाली हो गया। शाहजहां ने जो ये निर्माण करवाया गया था इसके अंदर जो मुगल कोष हैं इससे अत्यधिक धन खर्च हुआ था। इसलिए इतिहासकार जो प्रमुख रूप से हास्य पद जो इनके बारे में बताते हैं ताजमहल के बारे में, इतिहासकार लिखते हैं कि सुनकर ताज का राज बोला शाहजहां का पोता, सुनकर ताज का राज बोला शाहजहां का पोता कि दादी तू ना होती तो ये खर्चा ना होता। पागल था दादा जिसने करोड़ों खर्च किए ताज पर, हजारों बेग में आ जाती करोड़ों के ब्याज पर। बहुत सारे इतिहासकारों ने अपने मनगढ़ंत इसके ऊपर अपने हास्यपद कविताएं भी लिखी थी। तो लागत जो मूल्य बताया जाता है ताजमहल का उस समय 9 करोड़ रुपए बताया जाता है। बात करते हैं यह जो बिल्डिंग बना है, इमारत बनी है, इसके अंदर जो पत्थर यूज किया गया है यह नागौर राजपुताना या राजस्थान के मकराना से सफेद संगमरमर बड़े पैमाने पर आगरा पहुंचाया गया है ताजमहल के निर्माण कार्य के लिए। आगे बढ़ते ताजमहल का जो निर्माण हुआ है इसका मुख्य योजनाकार कौन बताया जाता है, ये सवाल भी आपसे कई बार पूछा जाता है। मुख्य जो योजनाकार देखने को मिलता है ताजमहल का, मुख्य योजनाकार जो बताया जाता है साथियों उससे उस्ताद अहमद लाहौरी के नाम से जाना जाता है। उस्ताद अहमद
लाहौरी, इसे उस्ताद अहमद लाहौरी के नाम से जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं, ताजमहल के बारे में और ऐतिहासिक जानकारी ले लेते हैं। प्रमुख रूप से इसका शिल्पकार कौन सा देखने को मिलता है? शिल्पकार जो देखने को मिलता है प्रमुख रूप से ताजमहल का, उसका जो नाम देखने को मिलता है साथियों, उस्ताद ईसा। उस्ताद इंसा खां जो हैं इस ताजमहल का प्रमुख शिल्पकार के तौर पर देखा जाता है। अब बात करते हैं कि ताजमहल जो बना है यह किस शैली के अंदर इसका निर्माण कार्य हुआ है? तो स्थापत्य की फारसी शैली, कैसी शैली? फारसी शैली के अंदर इसका निर्माण कार्य हमें देखने को मिलता है। साथ ही फारसी शैली के साथ में कुछ साज सजावट के लिए हिंदू स्थापत्य शैली का प्रयोग, हिंदू स्थापत्य शैली का भी इस निर्माण कार्य के अंदर क्या किया गया है साथियों? प्रयोग लिया गया। बात कर लेते हैं, यह जो बिल्डिंग बना है साथियों, इसका निर्माण कार्य किनके द्वारा किया गया था? निर्माण कार्य, इनका निर्माण कार्य बड़े पैमाने पर जेरेनियो व बरओनियो के द्वारा इस बिल्डिंग का क्या करवाया गया साथियों? निर्माण करवाया। खर्चा इतना हुआ है कि शाही कोष जो बताया जाता है यह क्या हो गया साथियों? खाली हो गया, और इसके उत्तराधिकारी जितने भी बने हैं वह कंगाली के हालत के अंदर मुगल शासन को संचालित करते रहे। तो ताजमहल के बारे में हमने ऐतिहासिक जानकारी प्रमुख रूप से पढ़ ली है साथियों। अब हम बात कर लेते हैं कि शाहजहां के जो प्रमुख रूप से सैन्य अभियान हैं वो हमें कौन कौन से देखने को मिलते हैं, इसके बारे में हम जानकारी ले लेते हैं। ताजमहल की ऐतिहासिक जानकारी हम ले चुके हैं। बात कर लेते हैं सैन्य अभियानों के बारे में। शाहजहां अपने शासनकाल के अंदर किन किन इलाकों को जीतने के लिए प्रमुख रूप से सैन्य अभियानों के अंदर व्यस्त रहा था, इसके बारे में हम डिटेल पढ़ लेते हैं। तो शाहजहां के द्वारा जो सैन्य अभियान किए गए थे उनके बारे में हम थोड़ी सी ऐतिहासिक जानकारी प्राप्त कर लेते हैं कि शाहजहां के शासनकाल के अंदर अपने साम्राज्य को विस्तार या फिर इसे प्रोग्रेस देने के लिए जो सैन्य अभियान किए गए थे, इनके अंदर सबसे पहले जो अभियान हुआ है इसे अहमदनगर का अभियान कहते हैं। अहमदनगर का अभियान के नाम से इसे जाना जाता है। अब अहमदनगर का जो अभियान है साथियों, अहमदनगर को जीतने के लिए 1628 से लगाकर 31 ईस्वी तक इस क्षेत्र को जीतने के लिए प्रयासरत रही थी मुगल सेना। और इस क्षेत्र के अंदर मुगलों का विरोध करने वाला, विद्रोह करने वाला जो बताया जाता है उसका नाम भी आपसे पूछा जा सकता है। तो विद्रोह किया था खान जहां लोदी ने। किसने? खान जहां लोदी के द्वारा इस क्षेत्र के अंदर विद्रोह को अंजाम दिया गया था, जिसे 1631 के अंदर दबा दिया गया। आगे बढ़ते, दूसरा जो अभियान हमें देखने को मिलता है वह बुंदेलखंड का अभियान। अब बुंदेलखंड का जो अभियान है इसका समय भी आपसे पूछा जा सकता है साथियों। बुंदेलखंड का जो अभियान है यह मुगल सैनिकों के द्वारा, स्पेशली शाहजहां के सैन्य अभियानों के अंदर 1628 से 35 के दरमियान देखने को मिलता है। 1628 से 35 ईस्वी के तहत यह अभियान छिड़ा था। नंबर 3, तीसरा जो प्रमुख रूप से शाहजहां का सैन्य अभियान हमें देखने को मिलता है विद्रोह को दबाने के लिए, उस क्षेत्र का नाम बताया जाता है मरऊनपुर का अभियान। मरऊनपुर का
प्रमुख रूप से अभियान हमें देखने को मिलता है जो 1649 ईस्वी के अंदर इसे शांत किया गया। 1649 ईस्वी के अंदर इसे शांत किया गया। यहाँ पर जो विद्रोह किया गया था, विद्रोह किया गया जगत सिंह द्वारा। किसके द्वारा? जगत सिंह के द्वारा यहाँ पर विद्रोह किया गया था। तो 3 हमने इनके प्रमुख रूप से सैन्य अभियान पढ़ लिए हैं। चौथा जो अभियान है इनका बंगाल के पुर्तगालियों का दमन। बंगाल के पुर्तगालियों का दमन। बंगाल के पुर्तगालियों का दमन किसके द्वारा किया गया था? शाहजहां के द्वारा यह दमन किया गया था। और इसके अलावा आप नोट बनाकर लिख सकते हो साथियों कि बड़े पैमाने पर शाहजहां अपने सैन्य अभियानों के तहत जिन क्षेत्र को जीतने के लिए व्यस्त रहा था उस क्षेत्र का नाम बताया जाता है काबुल और कंधार। हालांकि इनका जो शासन है, इसके शासन से इनको वापस पुनः हथिया लिया गया है। हालांकि इनके अलावा सैन्य अभियानों में शाहजहां के सैन्य अभियानों के अंदर अगर बात करें साथियों सन 1628, 31 और 34, 1628, 1631 और 1634 ईस्वी के अंदर विभिन्न समय समय के अनुसार क्रमशः किन क्षेत्रों को ये जीतने के लिए अभियान किया गया। तो सर्वप्रथम हम बात कर लेते हैं 1628 ईस्वी के अंदर। तो 1628 ईस्वी के अंदर शाहजहां की सेना के द्वारा सैन्य अभियानों के तहत सर्वप्रथम नाम आता है अमृतसर। किसका नाम आता है? अमृतसर 1628 ईस्वी के अंदर। उसके बाद में नाम आता है लाहौर, और लाहौर के बाद में 1634 ईस्वी के अंदर नाम आता है करतारपुर। करतारपुर में सिखों व मुगलों के मध्य संघर्ष हुआ। मुगलों के मध्य, सिखों व मुगलों के मध्य संघर्ष हुआ। और इस संघर्ष के तहत जो विक्ट्री हमें देखने को मिलती है साथियों, विक्ट्री यानी विजय जो देखने को मिलती हैं वह शाहजहां की हुई थी। किसकी हुई थी? शाहजहां की हुई थी। तो शाहजहां के प्रमुख रूप से जो सैन्य अभियान हैं इनके बारे में हमने ऐतिहासिक जानकारी ले ली है। अब हम बात कर लेते हैं कि शाहजहां का जो शासनकाल है, इनके शासनकाल के अंदर प्रमुख रूप से जो विदेशी यात्री आए हैं इनके बारे में हम डिटेल पढ़ लेते हैं। एक ऐतिहासिक जानकारी बहुत ही स्पष्ट रूप से कई बार पूछी गई है विभिन्न कॉम्पिटिशनों के माध्यम से। तो साथियों हमें एक छोटा सा भी पॉइंट लीप नहीं करना अगर अपने को 101% तैयारी करनी है। तो बात कर लेते हैं शाहजहां के शासनकाल के अंदर जो विदेशी यात्री आए थे, इन यात्रियों के अंदर बात करें तो सबसे पहले नाम आता है पीटर मुंडी। क्या नाम आता है? पीटर मुंडी। अब पीटर मुंडी जो नाम करके जो विदेशी यात्री आया था, ये शाहजहां के किस काल के अंदर आया था? तो शाहजहां के शासन काल में अकाल की स्थिति, एक समय अकाल भी पड़ा था, अकाल की स्थिति के दौरान भारत आया था। ये पूछा गया है, अकाल की स्थिति के दौरान यह पीटर मुंडी कहाँ आया था? भारत आया था। बात करें साथियों कि विदेशी यात्रियों की हम बात कर रहे हैं तो नाम आता है एक फ्रांसवा बर्नियर। क्या नाम आता है? फ्रांसवा बर्नियर। इसे तेवर्नियर के नाम से भी जाना जाता है। फ्रांसवा बर्नियर जो यात्री बताया जाता है, ये कहाँ का निवासी बताया जाता है? फ्रांस का निवासी बताया जाता है। और फ्रांस का निवासी होने के साथ में यह लगभग मुगल दरबार में, किसमें? मुगल दरबार में 15 वर्षों तक रहा। कितने वर्षों तक? 15 वर्षों तक मुगल दरबार के अंदर रहा और विभिन्न प्रकार के उच्च पदों के ऊपर भी इसे नियुक्त किया गया था। फ्रांसवा बर्नियर जो हैं ये प्रमुख रूप से चिकित्सा के तौर पर भारत आया था। किसके तौर पर? चिकित्सक के तौर पर भारत आया।
चिकित्सक के तौर पर प्रमुख रूप से जो यात्री भारत आया उसे फ्रांसवा बर्नियर के नाम से जाना जाता है। और अगर बात करें फ्रांसवा बर्नियर की विद्वानता की बात करें साथियों, तो वो अनेक भाषाओं का ज्ञाता, अनेक भाषाओं का ज्ञाता फ्रांसवा बर्नियर जो है ये अनेक भाषाओं का ज्ञाता बताया जाता है। और साथ ही मुगल दरबार में रहते हुए इसने जिस प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना की है उसका नाम बताया जाता है ट्रैवल इन द मुगल एम्पायर। द ट्रैवल्स इन द मुगल एम्पायर, ट्रैवल्स इन द मुगल एम्पायर अर्थात मुगल साम्राज्य की यात्रा, मुगल साम्राज्य की यात्रा, मुगल साम्राज्य की यात्रा का नाम करके इसने प्रसिद्ध ग्रंथ लिखा था। अब ये जो ग्रंथ लिखा है इसके अंदर भारत की आबो हवा का वर्णन, भारत के अंदर मुगलों का जो शासन चल रहा था उसकी संपूर्ण ऐतिहासिक जानकारी का वर्णन इस पुस्तक के अंदर हमें देखने को मिलता है। साथियों जब ये भारत से वापस रुखसत होता है, चला जाता है, तो अपना ये जो ग्रंथ है इसे फ्रांस के शासक तो अपना ये जो ग्रंथ है ये लुई 14वें को समर्पित किया था। किसको समर्पित किया था? 14वें को समर्पित, लुई 14वें को अपना ये ग्रंथ समर्पित किया था। साथ ही यह जो ग्रंथ है इसमें भारत की जो आंकलन जो है यूरोप के मुकाबले भारत को नीचा दिखाया गया था। और इसी ग्रंथ के अंदर फ्रांसवा बर्नियर ने भारत की एक बहुत ही बुरी प्रथा, सती प्रथा का जघन्य अपराध जो होता है सती प्रथा का वर्णन किया है। सती प्रथा का वर्णन करने वाला जो प्रमुख यूरोपियन इतिहासकार बताया जाता है उसे फ्रांसवा बर्नियर के नाम से जाना जाता है। मुगल सेना जहां कहीं भी जाती थी, अगर किसी भी सैन्य अभियान पर जाती थी, कहीं पर भी कूच करती थी, तो सेना से संबंधित जितने भी जरूरी काम काज हैं उनके लिए जो आवश्यक वस्तु हैं इनका भी वर्णन इसने ट्रैवल इन द मुगल एम्पायर के अंदर बड़े रोचक तरीके से किया था। तो दो इतिहासकारों के बारे में हमने पढ़ लिया, विदेशी यात्रियों के बारे में। तीसरा प्रमुख रूप से जो विदेशी यात्रा बताया जाता है उसे मनुची के नाम से जाना जाता है। अब मनुची जो है प्रमुख रूप से विदेशी यात्री, ये शाहजहां के अंतिम शासनकाल में, शाहजहां के अंतिम शासनकाल के अंदर यह विदेशी यात्री भारत आया था। साथियों हमने शाहजहां की प्रमुख रूप से जीवनी, इनकी पत्नी, इनके संतानें, ताजमहल के बारे में और दारा सिकों की संपूर्ण ऐतिहासिक जानकारी हमने पढ़ ली। अब हम बात कर लेते हैं शाहजहां के द्वारा एक बहुत ही प्रसिद्ध रत्न जड़ित सिंहासन का निर्माण करवाया गया जिसे तख्ते ताउस के नाम से जाना जाता है। इस तख्ते ताउस का डिटेल हम पढ़ लेते हैं जो मयूर सिंहासन के नाम से जाना जाता है। मयूर सिंहासन, इसमें कितने लाख रुपए का सोना लगा था तत्कालीन उस समय की मार्केट वैल्यू की अगर बात की जाए, इसमें सबसे कीमती पत्थर कौन सा लगाया गया था, इसका प्रमुख रूप से कारीगर कौन सा बताया जाता है, इस जो तख्ते ताउस बताया जाता है, इस तख्ते ताउस के अंदर जो मोतियों की जड़ाई और इसके अंदर जो नक्काशी की गई है, इसका कितना समय लगा था, इसके अंदर कितने शासकों के नाम हमें देखने को मिलते हैं, यह डिटेल हम संपूर्ण रूप से प्राप्त कर लेते हैं। तो बात कर लेते हैं हम तख्ते ताउस के बारे में। शाहजहां के द्वारा अपने दरबार के अंदर एक बहुत ही प्रसिद्ध तख्ते ताउस का निर्माण करवाया गया था। इसे मयूर सिंहासन के नाम से जाना जाता है। मयूर सिंहासन जो है इसे रत्न जड़ित सिंहासन के नाम से भी जाना जाता है। रत्न जड़ित सिंहासन, इसे रत्न जड़ित सिंहासन के नाम से भी जाना जाता है और इसे तख्ते ताउस के नाम से भी जाना जाता है।
तख्ते ताउस के नाम से जाना जाता है। तख्त का मतलब होता है सिंहासन, ताउत का अर्थ होता है मयूर, अर्थात इस सिंहासन को मयूर की आकृति में बनाने के कारण इस सिंहासन का नाम मयूर सिंहासन रखा गया। अब तख्ते ताउस जो सिंहासन के बारे में हम पढ़ रहे हैं, इसका जो वर्णन है साथियों ऐतिहासिक, इसका जो ऐतिहासिक वर्णन है साथियों, यह हमें किस मुगल ऐतिहासिक ग्रंथ के अंदर पढ़ने को मिलता है? तो उस ग्रंथ का नाम बताया जाता है बादशाहनामा। कौन सा ग्रंथ? बादशाहनामा में वर्णित है यह सिंहासन। बादशाहनामा ग्रंथ में इस सिंहासन के बारे में ऐतिहासिक जानकारी हमें पढ़ने को मिलती है। बात कर लेते हैं, यह जो सिंहासन बनवाया गया था शाहजहां के शासनकाल के अंदर, इसका प्रमुख रूप से इसका कलाकार जो देखने को मिलता है, नाम बताया जाता है बादल खां। कलाकार का नाम देखने को मिलता है बादल खां के रूप में। और आगे बात करें अगर इस मयूर सिंहासन की, तो साथियों यह सिंहासन जो है मुगल दरबार में, किसमें? मुगल दरबार में 10 फीट ऊंची व 10 फीट ऊंची व 12 खंभों वाली छतरी में रखा गया। छतरी में रखा गया 12 खंभों वाली छतरी के अंदर इस सिंहासन को रखा गया। चूंकि यह जो सिंहासन बताया जाता है सबसे कीमती सिंहासन बताया जाता है। अब इस सिंहासन के अंदर कितने प्रकार के रत्न जड़ित किए गए थे, कितने लाख रुपए के रत्न इसके अंदर जोड़े गए थे, तो बात कर लेते हैं। इस सिंहासन में 86 लाख रुपए के रत्न, इस सिंहासन में 86 लाख रुपए के रत्न, बहुमूल्य पत्थर। अब इन बहुमूल्य पत्थरों के अंदर सबसे बहुमूल्य जो पत्थर देखने को मिलता है साथियों, उसे रूबी कहा जाता है। और इसकी कीमत जो देखी जाती है रूबी पत्थर की 1 लाख रुपए। 1 लाख रुपए इस रूबी पत्थर की कीमत हमें देखने को मिलती है। और इसके अलावा 1 लाख तोला 1 लाख तोला सोना, 1 लाख तोला सोना जो है इस सिंहासन के अंदर लगाया गया था, जिसकी तत्कालीन कीमत जो देखने को मिलती है साथियों 14 लाख रुपए। कितने रुपए? 14 लाख रुपए की कीमत का इस सिंहासन के अंदर क्या लगाया गया था? सोना लगाया गया था। अब जो ये 86 लाख रुपए के रत्न बताए जाते हैं, स्पेशली मोती वगैरह वगैरह, इसकी जड़ाई कार्य जो है यह 7 वर्षों तक चला। कितने वर्षों तक चला? 7 वर्षों तक चला। जड़ाई का जो कार्य है यह 7 वर्षों तक चला था इस सिंहासन के निर्माण कार्य के अंदर। अब जो ये सिंहासन बताया जाता है, इस सिंहासन के अंदर जो प्रमुख बादशाहों के जो नाम देखने को मिलते हैं, बादशाहों के जो नाम अंकित इस सिंहासन के अंदर देखने को मिलते हैं साथियों, वह नाम कौन कौन से मुगल बादशाहों के बताए जाते हैं? तो सर्वप्रथम नाम आता है साथियों अकबर का। अकबर के बाद में नाम आता है मुगल बादशाह जहांगीर का। जहांगीर के बाद में नाम आता है आपके शाहजहां। शाहजहां का नाम भी हमें देखने को मिलता है। शाहजहां के बाद में मिर्जा शाहरुख। मिर्जा शाहरुख के अलावा और नाम देखने को मिलता है उलुग बेग के बारे में जानकारी पढ़ने को मिलती है। जो नाम उत्कीर्ण करवाए गए इस सिंहासन के अंदर, उलुग बेग के अलावा शाह अब्बास नाम देखने को मिलता है। शाह अब्बास के अलावा जो नाम देखने को मिलता है मुगल बादशाह का, उसका नाम साहिब ए किरान।
ये प्रमुख रूप से बादशाहों के जो नाम हैं इस मयूर सिंहासन के अंदर उत्कीर्ण करवाए गए थे, अंकित करवाए गए थे। बहुत ही कीमती यह सिंहासन बताया जाता है और इसका जो ऐतिहासिक तथ्य जो हैं ये अंधकारमय बताया जाता है। हालांकि इसका स्पष्ट रूप से डिटेल जो है यह बादशाहनामा में हमें पढ़ने को मिलता है। तो मयूर सिंहासन की ऐतिहासिक जानकारी ले ली हमने साथियों। आगे बढ़ते हम बात कर लेते हैं शाहजहां के शासनकाल के अंदर प्रमुख रूप से जो संगीतज्ञ बताए जाते हैं इनके बारे में जानकारी ले लेते हैं। शाहजहां के शासनकाल के जो प्रमुख रूप से संगीतज्ञ बताए जाते हैं उनके बारे में हम बात कर लेते हैं। दरबारी संगीतज्ञ, दरबारी जो संगीतज्ञ बताया जाता है शाहजहां के शासनकाल के अंदर, उनमें प्रमुख रूप से संगीतज्ञों का जो नाम हमें देखने को मिलता है उनमें नंबर 1 नाम आता है आपके लाल खां। लाल खां जो प्रमुख रूप से संगीतज्ञ बताया जाता है पहला। दूसरा बताया जाता है आपके गुणसमंदर, गुणसमंदर। और तीसरा बताया जाता है आपके पंडित। तीसरा जो प्रमुख रूप से संगीतकार देखने को मिलता है पंडित जगन्नाथ, पंडित जगन्नाथ तीसरा प्रमुख इनके दरबार का प्रमुख संगीतज्ञ के रूप में देखा जाता है। अब ये तीनों जो संगीतज्ञ हैं शाहजहां के शासनकाल या दरबार के, इनको शाहजहां के द्वारा जो उपाधि दी जाती हैं इन्हें महाकविराज के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से साथियों? महाकविराज। इन्हें महाकविराज के नाम से भी जाना जाता है। अगर बात करें साथियों पंडित जगन्नाथ की, तो पंडित जगन्नाथ जिन्होंने जो साहित्य रचनाएं की हैं, साहित्य रचनाएं में पंडित जगन्नाथ के साहित्यिक रचनाओं में शाहजहां जो हैं इन्हें और किन नामों से उल्लिखित किया गया, वर्णित किया गया है, तो शाहजहां जो हैं इन्हें दिलेश्वरी और जगदीश्वरी, दिलेश्वरी व जगदीश्वरी, दिलेश्वरी व जगदीश्वरी प्रमुख रूप से उपाधियों से अंगीकृत किया गया इस ग्रंथ के, इनके ग्रंथ के अंदर। और रचनाकार का नाम हमें देखने को मिलता है पंडित जगन्नाथ। आगे बढ़ते हैं। पंडित जगन्नाथ और दरबारी प्रमुख रूप से संगीतज्ञों के बारे में बात कर ली हमने। अब प्रमुख रूप से जो संगीतज्ञ हमने पढ़ लिए हैं, इनके अलावा जो शासनकाल शाहजहां के शासनकाल की प्रमुख रूप से जो ऐतिहासिक डिटेल हमें पढ़ने को मिलती है वह बात कर लेते हैं हम स्थापत्य कला। स्थापत्य कला के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो शाहजहां का जो शासनकाल हमें देखने को मिलता है साथियों, यह स्थापत्य कला या फिर वास्तुकला का स्वर्णिम काल, वास्तुकला के क्षेत्र में यह स्वर्णिम काल बताया जाता है शाहजहां के शासनकाल को, क्योंकि इनके शासनकाल के अंदर बहुत ही उत्कृष्ट रूप से स्थापत्य के रूप में निर्माण कार्य करवाए गए थे, जिसके अंदर आगरा, दिल्ली और लाहौर स्थित जो प्रमुख रूप से जो इनकी स्थापत्य मुगल शैली या फिर फारसी शैली के अंदर जो निर्माण कार्य हुए थे उनके बारे में हम डिटेल पढ़ लेते हैं। तो स्थापत्य या फिर वास्तुकला का जो वास्तुकला के क्षेत्र के अंदर ये स्वर्णिम काल कहा जाता है शाहजहां के शासनकाल को। इन्होंने अपनी राजधानी आगरा टू दिल्ली, अपनी राजधानी को दिल्ली वापस स्थानांतरण करने के लिए यमुना नदी के किनारे, किस नदी के किनारे? यमुना नदी के तट पर शाहजहानाबाद, यमुना नदी के तट पर शाहजहानाबाद नगर की स्थापना
की। यमुना नदी के किनारे शाहजहानाबाद की स्थापना किसके द्वारा की गई? शाहजहां के द्वारा की गई। अब स्थापत्य कला या फिर वास्तुकला की हम बात कर रहे हैं तो शाहजहां के द्वारा प्रमुख रूप से कौन कौन से जो निर्माण कार्य करवाए गए हैं, तो इनके अंदर जो निर्माण कार्य करवाए गए हैं स्थापत्य के क्षेत्र में निर्माण कार्य, तो इनमें सर्वप्रथम हम बात कर लेते हैं नंबर 1 आगरा। आगरा के अंदर शाहजहां के द्वारा जो निर्माण कार्य करवाए गए हैं स्थापत्य कला के अंदर, उनमें सबसे पहले हमें देखने को मिलता है दीवाने आम। दीवाने आम, दीवाने खास। पहला निर्माण दीवाने आम, दीवाने खास। इसके अलावा दीवाने खास और इसके अलावा भी एक और विशेष रूप से खास महल। खास महल के अलावा और एक और निर्माण देखने को मिलता है, उसे शीश महल के नाम से जाना जाता है। शीशे का महल, शीश महल, शीशों की जड़ाई की जाती है इसके अंदर। शीश महल के अलावा मोती मस्जिद, मोती मस्जिद और मोती मस्जिद के अलावा मुसम्मन बुर्ज, मुसम्मन बुर्ज और इसके अलावा ताजमहल का जो निर्माण है किसके द्वारा करवाया गया? शाहजहां के द्वारा ये निर्माण करवाया गया। नंबर 2, दूसरा दिल्ली के अंदर शाहजहां के द्वारा कौन कौन सा निर्माण कार्य करवाया गया था स्थापत्य के क्षेत्र के अंदर? तो सबसे पहले नाम आता है लाल किला। लाल किला, लाल किले के अलावा मोती महल, लाल किले के अलावा मोती महल, मोती महल के अलावा हीरा महल, हीरा महल जिसका निर्माण दिल्ली के अंदर करवाया गया। इसके अलावा रंग महल, रंग महल, दीवाने आम व खास। दीवाने आम व दीवाने खास का भी निर्माण लाल किले के अंदर करवाया गया। साथ ही प्रसिद्ध मस्जिद जामा मस्जिद, कौन सी मस्जिद? जामा मस्जिद का भी निर्माण कार्य किसके द्वारा करवाया गया? शाहजहां के द्वारा। और उसके बाद में अंतिम रूप से हम स्थापत्य के क्षेत्र में शाहजहां के द्वारा जो निर्माण कार्य लाहौर के अंदर करवाया गया है उसके बात कर लेते हैं। तो 40 खंभों वाला दीवाने आम, 40 खंभों वाला दीवाने आम और इसके अलावा शीश महल, शीश महल और इसके अलावा ख्वाबगाह, ख्वाबगाह का भी निर्माण करवाया गया। और इसके अलावा नवलखा महल, नवलखा महल आदि प्रमुख रूप से स्थापत्य क्षेत्र में उत्कृष्ट जो निर्माण कार्य हैं यह शाहजहां के द्वारा करवाए गए थे। चूंकि हम ताजमहल के बारे में पढ़ चुके हैं, अब ताजमहल का निर्माण करवाया शाहजहां के द्वारा, इसके कारण खजाना ऑलरेडी क्या हो गया है? खाली हो गया। और उत्तराधिकारी संघर्ष के अंदर औरंगजेब जब बादशाह बनता है तो औरंगजेब बादशाह बनने के बाद में औरंगजेब के द्वारा जब शाहजहां, औरंगजेब जो हैं ये कट्टर मुस्लिम शासक बताया जाता है, औरंगजेब के द्वारा अपने पिता शाहजहां को जब कैद किया तो शाहजहां को कैद कब किया गया? तो समय बताया जाता है आपके 8 जून 1658 ईस्वी। 1658 ईस्वी को अपने पिता को कैद कर दिया। किस बुर्ज के अंदर रखा गया? तो आगरा के लाल किले की शाह बुर्ज के अंदर, इस बुर्ज के अंदर अपने पिता को कैद करके रखा गया। साथ ही शाहजहां जो हैं इन्हें खाने के लिए एक अनाज चुनने को कहा। तब शाहजहां के द्वारा चन्ने के लिए हाँ भर ली गई। चन्ना ही केवल उन्हें खाने के लिए दिया जाता था नित्य कर्म के अनुसार। और कैद में रहते हुए 8 वर्ष पश्चात, कितने वर्ष पश्चात? 8 वर्ष पश्चात यानी 1660 ईस्वी में शाहजहां जो हैं इनका क्या हो जाता है साथियों?
इंतकाल हो जाता है। जब इंतकाल हो जाता है तो पुत्र औरंगज़ेब के द्वारा अपने पिता और शाहजहां को किन्नरों की सहायता से उठवाकर मुमताज़ महल अर्थात ताज महल में मुमताज़ महल की कब्र के नज़दीक इनकी कब्र खोद के इन्हें दफना दिया जाता है। तो संपूर्ण शाहजहां की ऐतिहासिक जानकारी हमने पढ़ लिया है। हालांकि जो औरंगज़ेब बताया जाता है शाहजहां का पुत्र, इसे अपने शासनकाल में शाहजहां ने इन्हें दक्षिण भारत का गवर्नर सूबेदार नियुक्त किया था, जिसके कारण दक्षिण भारत की इन्होंने जो राजधानी बताई है औरंगज़ेब ने उसे औरंगाबाद, जो महाराष्ट्र के अंदर पड़ता है, औरंगाबाद जो है जो अपनी राजधानी यानी दक्षिण की राजधानी औरंगाबाद किसने नियुक्त की थी? औरंगज़ेब के द्वारा नियुक्त की गई थी। और इसके अलावा औरंगज़ेब की सूझबूझ को देखते हुए शाहजहां के द्वारा औरंगज़ेब को 10,000 मनसबदारी भी इन्हें दिया गया था। साथ ही शाहजहां के काल की प्रमुख रूप से जो साहित्यकार हैं इनकी भी डिटेल हमें बड़े पैमाने पर, साथ ही मुग़ल काल के प्रमुख जो साहित्य और साहित्यकार हैं उस समय हम इनकी प्रमुख रूप से डिटेल पढ़ेंगे। साथ ही मुग़ल बादशाह शाहजहां जो बताया जाता है साथियों, मुमताज़ महल की मृत्यु के बाद में इन्होंने हिंदुओं के साथ में जो अत्याचार या फिर जो कड़े रूल्स निर्धारित किए, जो प्रमुख रूप से रूल्स बताया जाता हैं कि शाहजहां ने राजपूत जो घराने की जो स्त्रियां होती थी उनके साथ में मुगलों के वैवाहिक संबंध को हमेशा के लिए खारिज कर दिया। अब हिंदुओं के द्वारा मुस्लिम जो गुलाम रखे जाते थे, सेवक रखे जाते थे, उस प्रथा को भी ख़त्म कर दिया। अब हिंदुओं के द्वारा मुस्लिम वेश जो धारण किया जाता था उसे भी समाप्त कर दिया गया। किसके द्वारा? शाहजहां के द्वारा। अब शाहजहां के द्वारा चित्रकारी के अंदर टोपी पहनना भी, चित्रकार के द्वारा जो चित्रकार बनाए जाते थे टोपी पहने हुए चित्रकारों के ऊपर भी पाबंदी लगा दी है। इसके अलावा मुस्लिम वेश में रहना और स्त्रियों मुसलमान हिंदुओं के द्वारा मुसलमान स्त्रियों के साथ में विवाह संबंध जो होते हैं इनको भी इन्होंने प्रतिबंध करके रख दिया। और शाहजहां ने अपने शासनकाल के अंदर अपने दादा अकबर के द्वारा जो संचालित जो संवत बताया जाता है इलाही संवत जो हैं इसे खारिज करके हिजरी संवत को अपना स्थापित कर दिया। तो साथियों हमने संपूर्ण ऐतिहासिक जानकारी जो शाहजहां के बारे में बताई गई थी उसका संपूर्ण रूप से हमने ब्यौरा तैयार किया है। साथ ही इससे एक भी चैप्टर लीप नहीं होने वाला है। संपूर्ण जो ऐतिहासिक महत्वपूर्ण तथ्य हैं मैंने आपके सामने रखे हैं। साथ ही आगामी जो वीडियो हैं इसके अंदर मुगल साम्राज्य के प्रमुख शासकों के अंदर हम औरंगज़ेब के बारे में पढ़ने वाले हैं। धन्यवाद।